आज पूरे विश्व की लगभग 200 लाख जनता थायराइड जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। अगर भारत में बात करें तो लगभग 42 लाख लोग यहाँ पे भी थायराइड से जूझ रहे हैं। औसत रूप से देखा जाए तो ये बीमारी महिलाओं में ज़्यादा और पुरुषों में कम होती है। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका शर्मा और आप देख रहे हैं लर्न्स विद नेचर। ऐसे ही कुछ रोचक और जानकारियों के साथ मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में। सो लेट्स स्टार्ट। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, और जो भी आपको इसमें डाउट लगे या फिर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ बिलो कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन करना। सो लेट्स स्टार्ट। Friends, today is World Thyroid Day, and on each 25th May, this day is celebrated. Let's know what is thyroid. जानते हैं कि थायराइड होता क्या है। थायराइड इज अ ग्लैंड विच प्रोड्यूस थायराइड hormones such as thyroxine, thyroxine, T3 and thyroid stimulating hormone, that is TSH. बेसिकली 3 तरह के हॉर्मोन्स थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करता है, T4, T3 एंड TSH। इनका क्या रोल होता है, किस तरीके से बॉडी में ये थायराइड को बैलेंस करने के लिए हेल्प करते हैं, आगे हम वीडियो में जानेंगे। ये बेसिकली थायराइड एक ग्लैंड होता है जो कि ये तीनों हॉर्मोन्स सिक्रेट करता है। लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, मैं आपको ये लोकेशन समझाती हूँ कि किस ये लोकेशन में कहाँ प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे नेक का जो ट्रैकिया होता है, इन फ्रंट ऑफ नेक रैपिंग अराउंड द विंड पाइप ट्रैकिया, ये हमारे नेक के ट्रैकिया को चारों तरफ से रैप करके रखता है। पिक्चर में ये 2D आपको दिख रहा है, सामने से सब दिख रहा है, लेकिन यही हिस्सा इसका पीछे भी होता है, और इस तरीके से ये विंड को एक पर्टिकुलर पोर्शन पे रैप करके रखता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली बटरफ्लाई और एच शेप्ड का कह सकते हैं, इंग्लिश के एच शेप की तरह ये दिखता है। अगर 2021 का थीम बात करें कि इसकी थीम क्या डिसाइड की गई है, तो थायराइड डे के लिए मदर बेबी आयोडीन, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ आयोडीन ऑन द वुमेन एंड हर बेबी। आपको पता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेंस होती हैं, उनमें आयोडीन की कमी और थायराइड का लेवल बिल्कुल बैलेंस होने चाहिए। बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी डाइट में आयोडीन की मात्रा अच्छे से हो। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस बार का जो 2021 का थीम रखा गया है, मदर बेबी आयोडीन, इसको रखा गया है। और ये दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, दैट इज़ DOH के द्वारा ये दिया गया है। अच्छा, इस डे को सेलिब्रेट करने का एम क्या है? टू रेज अवेयरनेस ऑन आयोडीन डिफिशियंसी एंड डिसऑर्डर, ऑल्सो देयर टाइमली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। फ्रेंड, कोई भी डिजीज़ होती है या कोई भी डे होता है, उसको सेलिब्रेट करने का सबसे पहला जो और सबसे क्रूशियल जो एम होता है वो यही कि जन जन में इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। क्योंकि जब आप जागरूक होकर, जब आपको पता होगा, तो डेफिनेटली आप उसका कुछ ना कुछ प्रिकॉशन या क्योर तो निकाल ही लेंगे। आपको पहले से अगर उसके एहतियात पता होंगे तो उसका ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, प्रिवेंशन कैसे हम रखें उसको, ये सारी चीज़ों को समझाने के लिए इसका एम बनाया गया है। आगे देखते हैं। थायराइड डे फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश है। थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूँगी कि थायराइड डे को सबसे पहले कब मनाया गया था। और तो यहाँ पे दो नाम मैंने मेंशन किए हैं। पहला है यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन, दैट इज़ ATA, एंड अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन, दैट इज़ ETA। ये दो ऐसे एसोसिएशन हैं कि पहले ये अलग अलग थायराइड डे सेलिब्रेट करते थे, लेकिन इन 2008 में इन्होंने एक साथ होके थायराइड को थायराइड डे को सेलिब्रेट किया, और ये डिसाइड किया कि अब ये ETA और ATA ना होके कि अब वर्ल्ड थायराइड डे WTH के नाम से फेमस होगा और ये मनाया जाएगा। तो सिंस 2008 से लेके आज तक, यानी कि 2021 तक, हम और आगे भी आने वाले सालों में हम इसको ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहेंगे और एक दूसरे को अवेयर करते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब बेसिकली सबसे बड़ी बात ये होती है कि थायराइड डिजीज़ होती क्या है, किस मर्ज़ को हम थायराइड डिजीज़ कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी चीज़ की अति जो होती है ना, वो क्षति भी पहुंचाती है। हर चीज़ का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। नेचर भी बैलेंस मांगता है। जैसे ही नेचर का बैलेंस बिगड़ेगा तो हम त्रासदी को देख सकते हैं, और ये जाहिर सी बात है। तो पहला जो इसका थायराइड का डिजीज़ कहा जाता है, दैट इज़ हाइपर थायराइडिज्म। एज द नेम इंडिकेट, हाइपर मीन्स मोर एंड थायराइडिज्म मीन्स बिफोर, मीन्स एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। जब थायराइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन, यानी T4, T3 और TSH का ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हाइपर थायराइडिज्म बोलेंगे। अच्छा ठीक है, ये हाइपरथायरॉयडिज्म दो डिजीज़ और कॉज करता है। अगर बॉडी में, किसी पेशेंट की बॉडी में अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो वो ग्रैप्स डिजीज़ हो सकती है। ये एक एन ऑटो इम्यून कंडीशन है इन विच द थायराइड इज ओवर स्टिमुलेटेड कॉजिंग हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें जो थायराइड ग्लैंड है वो ओवर स्टिमुलेट हो सकती है और हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज कर सकती है।
दूसरा है थायराइड नोड्यूल। नोड्यूल आपको पता होगा, जो लोग थोड़ा सा बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से होंगे उनको मैं समझाता हूँ। हमने जाना है कि नोड्यूल जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया को फिक्स करने के लिए पल्स के रूट्स में पाए जाते हैं। ये ठीक नोड्यूल्स उसी तरीके से हमारे थायराइड ग्लैंड में भी प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? स्मॉल एबनॉर्मल मास और लंप इन द थायराइड ग्लैंड। तो एकदम ईजी भाषा में अगर मैं आपको ये समझाऊँ तो थायराइड जब होता है, और सॉरी थायराइड नोड्यूल के केस में अगर उसमें एक सेल का गुच्छा यानी एक मास, एक लंप जैसा निकल के बाहर आ जा रहा है उस थायराइड ग्लैंड पे, तो ऐसे डिजीज़ को आप थायराइड नोड्यूल कह सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये थायराइड नोड्यूल कैंसरस हो सकती है और पेशेंट की जान भी इसको जा सकती है अगर सही टाइम पे इसकी इलाज ना हुआ, आप इसको सही टाइम पे इसको डायग्नोज नहीं करा सकेगा डॉक्टर से। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो डिजीज़ होता है उसे कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ अंडर एक्टिव थायराइड कंडीशन इन विच योर थायराइड ग्लैंड डजंट प्रोड्यूस इनफ ऑफ थायराइड हार्मोन। जब आपकी बॉडी औसत रूप से कम थायराइड हार्मोन रिलीज़ करेगी, यानी वो बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन नहीं कर पा रही है, जो थायराइड हार्मोन का रोल है वो अदा नहीं कर पा रही है, तो इस केस में हम हाइपोथायरॉयडिज्म नाम देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म इन इन्फेंट्स। अच्छा, बच्चों में जब जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या होता है? बेबी बॉर्न विदाउट थायराइड ग्लैंड और ग्लैंड डजंट वर्क प्रॉपर्ली। अच्छा, कुछ बच्चों में देखा जाता है, ये आमतौर पे बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन फिर भी 100 में से लगभग कोई एक बच्चा ऐसा पैदा हो सकता है या हो जाते हैं जिनमें या तो थायराइड ग्लैंड पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है, और अगर विकसित होता है तो अच्छे से काम नहीं करता है। तो ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके साथ साथ ये प्रॉब्लम भी बढ़ने लगती है, एंड देन दे विल डेफिनेटली सफ़र फ्रॉम दैट। ओके, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म बच्चों में और टीन्स में हो तो इनका जो ग्रोथ है वो जो पुअर ग्रोथ रिजल्टिंग इन शॉर्ट स्टेचर, डिलेड डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट टीथ। अच्छा, हमें पता है कि बच्चों में मिल्क टीथ होती है और इसके बाद जैसे से वो बड़े होते हैं, जैसे 11 साल 12 साल में, तो वो जो मिल्क टीथ होती है वो परमानेंट टीथ में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। जिन लोगों में ये हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होगी उनमें बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है वो डिलेड हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है मे बी, और ऐसे बच्चे मोस्टली शॉर्ट हाइटेड या शॉर्ट स्टेचर पाए जाएंगे। अच्छा, तीसरी जो प्रॉब्लम होती है वो गॉट्री, बहुत प्रचलित है ये घेंघा रोग नाम से। आमतौर पे आप आसपास या फिर कहीं दूर दराज में भी देख ही लेते हैं इस रोग के से रोगियों को। इट इज़ हैपन ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन इन द डाइट। अगर आपकी डाइट में आयोडीन की प्रचुर मात्रा नहीं है, एक डेफिनेट अमाउंट में आप आयोडीन नहीं ले रहे हैं, जो कि थायराइड हार्मोन्स को बनने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो डेफिनेटली आप इस रोग से सफ़र कर सकते हैं। इसलिए डाइट में आयोडीन होना बहुत ही मस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। व्हाट डज थायराइड डू? थायराइड करता क्या है, या फिर आपकी बॉडी में किस तरीके से, मैंने आपको पहले बताया था कि थायराइड हार्मोन्स के क्या रोल हैं, मैं उसको डिस्कस करूँगी। तो थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, यानी कि आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल का। देखिए, बॉडी में अगर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम अगर अच्छा रहेगा तो सब, बॉडी कनेक्टेड होती है हर सिस्टम और हर पार्ट से। तो एक सिस्टम को अच्छा रहने के लिए सारे सिस्टम अच्छे होने चाहिए। अगर एक सिस्टम खराब है तो डेफिनेटली दूसरा वाला भी अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ये ठीक उसी तरीके से है कि जैसे आपको अगर अगर आपको एक कार ड्राइव करनी है तो उसका इंजन से लेके उसमें फ्यूल तक सब एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए, पूरी तरीके से कार डेवलप बनी होनी चाहिए, मतलब मेंटेन होनी चाहिए, कुल मिला के कह सकते हैं। देन इट विल बी सेफ राइड फॉर यू। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म को ये डेफिनेटली अफेक्ट करता है, और अगर मेटाबॉलिज्म फ्रेंड्स अफेक्ट होगा तो आप एक हेल्दी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते, आप हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे, आपको एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, एंड मेनी मोर थिंग्स। तो मेटाबॉलिज्म का स्टेबल और अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, ऐसे रोगों के सिम्टम्स क्या होते हैं? कुछ सिम्टम्स मैंने यहाँ आपको मेंशन किए हैं, देख लीजिए आप। जैसे पहला है फटीग। अगर आपको मसल्स पेन है तो एक ये सिम्टम हो सकता है। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू कोल्ड एंड हीट। अगर आपको ठंड और गर्मी दोनों से सेंसिटिविटी फील हो रही है, आपकी बॉडी दोनों को बियर नहीं कर पा रही है, तो डेफिनेटली आप शायद थायराइड से ग्रसित हो सकते हैं। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप अनयूजुअल या अबनॉर्मल वेट गेन कर रहे हैं, आपके गले में हॉरसनेस है यानी खराश जैसी स्थिति है, आपके गले में से खुरेज जैसी लग रही है, या फिर आपकी मसल्स वीक हैं, तो
ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, घट रहा है, यानी बैलेंस में नहीं है, यानी और अगर आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग्स आ रही हैं, यानी पैर और हाथ के और जो भी बॉडी के जॉइंट्स हैं उसमें स्वेलिंग्स जैसी स्थिति हो रही है, बालों का थिन होना, पतला होना, गिरना, टूटना, अच्छा नहीं होना, ये भी एक रीज़न हो सकता है। महिलाओं में अगर मेंसेस सही ढंग से नहीं आ रहे हैं या फिर इरेगुलर हैं, प्रॉपर तरीके से वो मेंसेस नहीं हो रहे हैं उनको, तो ये एक कॉज हो सकता है कि शायद उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम हो। दूसरा और आखिरी और सबसे अहम बात, डिप्रेशन। जी हाँ दोस्त, अगर आप खुश नहीं हैं, अंदर से आप पॉजिटिव नहीं हैं, आप अपनी लाइफ की हर छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय नहीं करते और हर चीज़ में आप हैप्पी फील नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ा कॉज हो सकता है कि आपकी बीमारी घटे नहीं, बढ़ सकती है। इंस्टेड कि आप दवाएं भी ले रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन भी ले रहे हैं, एक हेल्दी रूटीन भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर आप डिप्रेस हैं तो ये दवाएँ शायद आपको कम असर करें। तो आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिव रहिए। ठीक है, अगर आपको इन सारे सिम्टम्स में अगर कोई भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो प्लीज़ आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए, एक थायराइड टेस्ट लीजिए। थायराइड टेस्ट में कुछ नहीं है, डॉक्टर्स आपका ये एक प्रिमिटिव टेस्ट है, इसके बाद भी जो टेस्ट होते होंगे वो आपको डॉक्टर ज़रूर मेंशन करेंगे। एक प्रिमिटिव टेस्ट में आपके डॉक्टर ने आपके आर्म से ब्लड सैंपल लेने हैं और उसमें थायराइड के हार्मोनल लेवल को चेक करना है एंड वो डायग्नोस करके आपको बता देंगे कि आपको थायराइड है या नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर आप इन सारी चीज़ों को जान चुके हैं और आप इन सब चीज़ों से रूबरू हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझे बता सकते हैं, क्या आप इस बीमारी को, पिल्स को अपने मील्स में डाल के कंटिन्यू करना चाहते हैं, या आपको कोई ऑल्टरनेटिव मेथड ऐसा चाहिए जो कि इसको कहते हैं जड़ तोड़ कर देना, यानी कि इसको फ्रॉम द रूट इसको ख़त्म कर देना। डू यू वांट पिल्स इन योर मिल्स? तो इस चीज़ को आप बिल्कुल सोचिएगा। मैं आपको कुछ नेचुरल रेमेडीज़ बताऊंगी, कुछ हर्बल एंड नेचुरल रेमेडीज़ बताऊंगी जो डेफिनेटली अगर आपको फ़ायदा नहीं करेंगे तो इसकी गारंटी मैं लेती हूँ कि वो नुकसान भी नहीं करेंगे। हाँ, अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत सीवियर कोई कंडीशन हो या उनमें से जो मैं आपको थिंग्स अभी बताने वाली हूँ उसमें से आपको किसी चीज़ से पर्टिकुलरली एलर्जी हो, तो मेरा खास सजेशन है आपके लिए, प्लीज़ आप वो ट्राई मत करिएगा। आप ज़रूर सजेशन ले लीजिएगा, जो भी आपके मेंटोर हों, आपके डॉक्टर हों, कंसल्टेंट हों, आप उनसे पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ मैं नॉर्मल और ऑन एन एवरेज पीपल के बारे में अगर बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये जो रेमेडीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ ये बिल्कुल अच्छी हैं और सही है। आइए देखते हैं। अच्छा, नेचुरल एंड हर्ब एंड नेचुरल रेमेडीज़। पहला है कोरिंडियम सटाइवम यानी धनिया। कोरिंडियम सीड को आप क्या कर सकते हैं, रात में पानी में भिगा सकते हैं, हॉट वाटर में आप भिगाइए और सुबह उसका सेवन करिए। दिन में आप 2 बार भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी रेमेडी है, आपको ज़रूर से लाभ होगा। दूसरा है कोकस न्यूसीफेरा कोकोनट ऑयल, बहुत ही कॉमन है, आपको कहीं भी अवेलेबल हो सकता है, इसको आप ले सकते हैं। फाइलेंथिस एम्ब्लिका यानी कि आंवला पाउडर, आंवले का चूड़ा बना सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं, ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, किसी भी हर्बल शॉप से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून डे नाइट में अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है ले सकते हैं, एक भी लेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद कुकर लौंगा यानी टर्मरिक पाउडर। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी नेचुरल प्रोडक्ट है, मैं आपको बता रही हूँ, जो कि डेफिनेटली मुझे लगता है भारत के 40 से 50% रोगों का ये इलाज है, अगर इसको सही मात्रा में, सही तरीके से और इसकी प्रॉपर गाइडेंस में अगर इसको लिया जाए तो एक्सेलेंट रेमेडी है थायराइड के लिए भी और बहुत से ऐसे डिजीज़ के लिए। इसके बाद है विथियाना सोमनीफेरम, अश्वगंधा यानी अश्वगंधा बेहतरीन हर्ब है। हाइपोथायराइडिज्म, अगर किसी की बॉडी में हाइपोथायराइडिज्म का केस है तो प्लीज़ आप मेरा सजेशन है कि आप अश्वगंधा का सेवन जरूर करिए। फिकस वेसिकुलोसस, ये एक सी अलगा है, सी वीड है, ये सी वाटर में पाया जाता है और ये एक अलगा है और ये रिड्यूस करता है थायराइड ट्यूमर को। इसके बाद कुछ सीड्स की बात मैंने की है कि ये सारी सीड्स आप ले सकते हैं, जैसे एक लिनियम एस्टेटियम है, ये फ्लैक्स सीड है और इसको लिंसेट कह सकते हैं, आमतौर पे इसको तीसी कहा जाता है। इसके बाद कोकोरबिटा पिपो, जिसको पम्पकिन सीड आप कह सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हेलियंथस सनफ्लावर सीड बहुत ईजिली अवेलेबल है, जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स बहुत ईजिली अवेलेबल है, आप कहीं से भी इसको हायर कर सकते हैं, ले सकते हैं अपनी लाइफ को में से थायराइड को हमेशा हमेशा के लिए बाहर करने के लिए। ओके, सलाइवा हिस्पैनिका, ये चिया सीड है। प्रोसनस डलसिस, ये एलमंड है। और पल्स, दिस इज़ रियली वेरी नेसेसरी। आपको पता है बॉडी के लगभग 80 से 90% जो फंक्शन है वो प्रोटीन पे बेस होते हैं, प्रोटीन रिपेयर के लिए और तमाम तरह की चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि यहाँ पे मैं हर्ब्स के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, तो मैं यहाँ आपको सजेस्ट करती हूँ कि पल्स को आप एज अ गुड सोर्स यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन के लिए। ये थायराइड हार्मोन्स को डेफिनेटली बैलेंस करता है।
आप एनिमल प्रोडक्ट के लिए भी जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एनिमल प्रोडक्ट के बारे में नहीं डिस्कस किया, लेकिन आपको बता रहे हैं वॉट एवर यू लाइक इन एनिमल्स यू गो फॉर दैट, आप जा सकते हैं। लेकिन ये हर्ब्स के बारे में बात कर रही हूँ। इसके बाद आप हॉर्स ग्राम यूज़ कर सकते हैं, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके आसपास मौजूद